हेलो बच्चों, फिजिक्स बाय इंजीनियर उमापति सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th के बच्चों के लिए फिजिक्स की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लास 11th के सारे बच्चे, यानी जो अभी क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम दे के निकले हैं, रिजल्ट आया है वो सीबीएसई बोर्ड का, और आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट अभी अवेटेड है, कुछ ही दिनों में आने वाला है। उन बच्चों की क्लासेज क्लास 11th की स्टार्ट हो चुकी है। तो उन्हीं बच्चों के लिए क्लास 11th के कुछ टॉपिक्स लेके अब हम स्टार्ट कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारी पूरी प्लानिंग है कि हम क्लास 11th 12th नीट और जेई के सारे कोर्स का, सारे कंटेंट का वीडियो विद न्यूमेरिकल्स अपने चैनल पर अपलोड करेंगे आप लोगों के लिए। तो आज क्लास 11th का मेरा फर्स्ट वीडियो है ये। हम लोग आज से क्लास 11th के वीडियोज को हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 बाय 1 एक एक चैप्टर के माध्यम से हम चलेंगे, एक एक चैप्टर लेके एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। पहले हम लोग बोर्ड लेवल का कंटेंट कवर करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे यूनिट कवर होते जाएगी तो हर यूनिट का हम नीट और जेई लेवल के भी वीडियोज, नीट और जेई लेवल के भी न्यूमेरिकल के साथ कंटेंट का वीडियोज अपलोड करेंगे बेटा। ठीक है, तो आज हमारी ये 11th क्लास में फर्स्ट वीडियोस है। इसमें हम पूरी कोशिश करेंगे, चूंकि आप क्लास 10 से 11th में आए हो। ठीक है, क्लास 10 से 11th में आने के बाद सबसे पहली चीज तो होती है कि एक बार मोड ऑफ स्टडी बदलना पड़ता है। क्लियर बेटा? अभी तक क्लास 10th में क्या था कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक उठाई और वहां से कंटेंट पढ़ा, वहां के एक्सरसाइज में कुछ 10 to 20 क्वेश्चंस थे, आपने उनको सॉल्व कर लिया और आपका काम चल गया। लेकिन बेटा आप क्लास 11th में आ चुके हो, यहां पर उस चीज से काम चलने वाला नहीं है, बल्कि वहां पर आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करना पड़ेगा। हर यूनिट से आप 100+ क्वेश्चंस को टारगेट रखिए कि हमें सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, पहले हम कंटेंट पढ़ें, कंटेंट को अप्लाई करना सीखें, और हमेशा बेटा जो अप्लाई करना सीखना है वो हमें छोटे न्यूमेरिकल्स, यानी जो स्कूल बेस्ड के हैं या फिर एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, पहले हमें उनमें अपने एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है। आफ्टर दैट हम सबसे पहले नीट और जेई के पीवाईक्यू को अप्लाई करें, उसके बाद हम कुछ और एड ऑन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और जब ये प्रोसेस आप 1 बाय 1 धीरे धीरे चलाएंगे तो मैं गारंटी लेता हूं फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। नहीं तो बेटा जब 10th से 11th में आप आए हो तो एक बार स्टार्टिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आपके लिए खड़ी होती है वो होती है फिजिक्स में। उसका कुछ रीजन है, जैसे कई बच्चों ने 10th तक फिजिक्स, जैसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए काफी प्रॉब्लम है, बिकॉज वो बेसिक भी नहीं पढ़े होते हैं, उनके कंटेंट, उनका सिलेबस अलग है। जो आईसीएसई से आते हैं लगभग हर पॉइंट को टच किए होते हैं। लेकिन फिर भी आप आईसीएसई के हो या सीबीएसई के हो, हम आपको 0 to फिजिक्स के 0 से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक लेके चलेंगे। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट करने वाले हैं, एक एक पॉइंट बेसिक से लेके चलेंगे। ठीक है, बस आपको यह करना है कि जो भी वीडियोस आप देखो ध्यान से पढ़ो और उसका नोट्स जरूर आप एक प्रिपेयर करो, अपना एक सेल्फ रिटन नोट्स बनाओ, और ज्यादा से ज्यादा फोकस थियरी पे नहीं करना है। याद रहे, अब आपको क्लास 11th में सबसे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे करना है। जब आप न्यूमेरिकल कर लोगे, थियरी से न्यूमेरिकल जब आप करोगे, न्यूमेरिकल्स जब आपसे होने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली अंदर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका इंटरेस्ट फिजिक्स में अपने आप धीरे धीरे बनता जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा। तो हम लोग ज़्यादा बात न करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और ये आप मान के चलिए कि आप किसी भी नेशनल कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, मेरे वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। मैंने काफ़ी रिसर्च कर इधर उधर करके आपके लिए ये वीडियोस कंटेंट प्रिपेयर किया है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आप वीडियोस को स्किप ना करें, पूरा वीडियोस देखेंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। एक वीडियोस देखने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स आपसे अपने आप सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बेटा हम चलते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो बेटा सबसे बड़ी बात ये है क्या, ये डायमेंशनल एनालिसिस की बात मैं कर रहा हूं, ये होता क्या है। जैसे अभी तक आपने फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी पढ़ी, मान लिया आपने क्लास 9th में, क्लास 10th में फिजिक्स के फोर्स पढ़े, वेलोसिटी पढ़ी, प्रेशर पढ़ा, कोई भी क्वांटिटी जब आप पढ़ते थे तो सबसे पहले क्या होता था, उस क्वांटिटी का डेफिनेशन पढ़ लिया, फार्मूला पढ़ लिया,
वो वेक्टर है कि स्केलर है पढ़ लिया। अब सारी चीजों में जितना अभी तक आपने 10th तक पढ़ा था उसमें एक चीज ऐड ऑन हो गई, दैट इज डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, इसको भी एक फैक्टर है किसी भी क्वांटिटी को इंट्रोड्यूस करने का, हम यहां इसको भी ऐड कर लिया करेंगे। ठीक है, कैसे निकालना है पहले हम उस पर बात करते हैं। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा फिजिक्स में, फिजिकल क्वांटिटी, अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया बेटा, हम बात करें अगर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं तो ये आपको पहले से ही पता है, जैसे प्रेशर, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जितनी भी नाम आपने आज तक फिजिक्स में सुने हैं या इनके फ्यूचर में आप सुनेंगे, दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इनको बेटा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। नंबर 1 फंडामेंटल क्वांटिटी, नंबर 1 आपका है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, आपका नंबर 1 ये फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड सेकंड है बेटा डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बेटा जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनका मतलब यह है कि फंडामेंटल क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड बेटा नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बेटे ये 7 क्वांटिटीज हैं जिनमें से हमें इन 5 क्वांटिटी की डायमेंशन याद रखनी होगी, बाकी की डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो सेकंड टाइप में आपने डिवाइड किया दिस इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी इन 7 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी हमने फिजिक्स में आज तक पढ़ी या आगे हम पढ़ेंगे वो क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी। यानी उनको हम इन्हीं 7 से एनी हाउ डेराइव करके निकालते हैं। जैसे आपका वेलोसिटी है, फोर्स है, वर्क है, टाइम नहीं, एक्सीलरेशन है, दीज आर द डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बेटा इन 7 को छोड़ के जितनी भी क्वांटिटी हम पढ़ते हैं सारी की सारी क्वांटिटी हम इन्हीं 7 के हेल्प से डेराइव करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा। उसके बाद अगर हम यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, लेंथ की होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड, टेम्परेचर की होती है केल्विन, करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है मोल। दिस आर द एसआई यूनिट्स। छोटी क्लासेस में आप पढ़े भी हैं यूनिट सिस्टम बेटे। तो यूनिट सिस्टम में आपको स्पेशली 3 सिस्टम पढ़ाया गया था। MKS इसी को बोला जाता है एसआई यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम है ये, और दूसरा है CGS, और एक थर्ड भी आप पढ़ते थे FPS। स्पेशली ये है कि अगर जिस सिस्टम में डिस्टेंस को मीटर में, मास को केजी में, टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं वो सिस्टम होता है MKS सिस्टम। CGS में होता है हमारे पास बेटा, CGS सिस्टम में डिस्टेंस को सेंटीमीटर में, मास को केजी ग्राम में, और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो होता है हमारा CGS सिस्टम। FPS में फीट, पाउंड एंड सेकंड है। तो ये तो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़े हैं जितना अभी हमने बोर्ड पे लिख रखा है। फिजिकल क्वांटिटीज का क्लासिफिकेशन, यूनिट सिस्टम, ये हम पिछली क्लासेस में बेटा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम बेटा आगे बढ़ते हैं। जैसे डायमेंशन पे हम आ गए तो हमने कहा कि हमें 5 क्वांटिटी की डायमेंशन याद रखनी है बेटे। मास, मास डायमेंशन को हमेशा ऐसे बड़े ब्रैकेट में यूज करेंगे। मास की डायमेंशन होती है बेटे m। सेकंड लेंथ, अब बेटा लेंथ का मतलब सिर्फ लेंथ से नहीं रखना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी आएगी, दीज आर लेंथ, और उनकी डायमेंशन बेटे क्या होगी, L। थर्ड टाइम, टाइम की डायमेंशन होगी बेटा कैपिटल T। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन होती है A। फिफ्थ
टेम्परेचर की डायमेंशन होती है बेटा थीटा। तो अभी हमारे पास अब ये नया कंटेंट आ गया। अब ये सब हमने नहीं पढ़ा, हमारे लिए 11th के लिए नया पॉइंट है, यानी मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड टेम्परेचर। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बाकी की जो बची हैं उनकी डायमेंशन की जरूरत हमको नहीं है बेटा। ध्यान से देखना, अब हमारी बात, हमने भी थोड़ी देर के पहले बात करी कि इन सातों के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटी, यानी वो इन्हीं सातों से डेराइव होके आती हैं। तो जब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारे पास किसी की भी डायमेंशन निकालनी है। मान लिया हम कैसे निकाल रहे हैं, देखिए, मान लिया हमें वेलोसिटी की डायमेंशन निकालनी है। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ऐसे चेक करना है क्या जो फॉर्मूले में वैल्यूज आई वो फंडामेंटल है, क्योंकि हमें उन्हीं का पता है। तो अगर हम ध्यान से देखें बेटा, डी भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टी भी है, तो डी की डायमेंशन हो जाएगी एल, टी की हो जाएगी टाइम। अगर मैथ्स की तरह इसको सेपरेट कर दें, देन वी गॉट एल टी माइनस 1, यानी दिस इज द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, एल टी माइनस 1। सेकेंड पॉइंट ऐसे अब लिखते जाइए। सेकेंड है एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या v अपॉन टी। अभी ये ना देखो कि v की ये है, मान लिया अभी जो हम कर रहे हैं हमें नहीं पता है कि वेलोसिटी की डायमेंशन ये है, तो हमें ये पता करना होगा। बेटा देखो, यहां पर वेलोसिटी फंडामेंटल नहीं है लेकिन टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो हम वेलोसिटी को भी फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं d अपॉन टी रख के, तो टी स्क्वायर हो गया। अब ये सब फंडामेंटल में आ गए, यानी d की डायमेंशन l हो गई, टाइम की t स्क्वायर हो गई, तो आ गया एल टी माइनस 2। यानी हम इस तरीके से सारे फॉर्मूले को पहले उनको ब्रेक करते हुए कहां लेके आएंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज में। उसके बाद हम उनकी डायमेंशन लिख लेंगे, क्योंकि हमें उनकी डायमेंशन पता है। हमें सिर्फ 5 क्वांटिटी की डायमेंशन रखनी है, उसके अलावा हमें किसी की डायमेंशन रखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली फिजिक्स का कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी कांस्टेंट हो, कोई भी वैल्यू हो, वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, हमें रटना नहीं है। और डायमेंशन सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। कोई भी क्वांटिटी आप पढ़ोगे, ये हर फिजिकल क्वांटिटी की एक आइडेंटिटी है, हमें उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। क्लास 12th तक किसी भी क्वांटिटी, किसी भी फैक्टर की डायमेंशन हम फाइंड कर सकते हैं इसी मेथड से। अब जैसे थर्ड की बात हम करें बेटे, फोर्स। अब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, बेसिक, और ये जरूरी नहीं है कि एक फार्मूला हमें ये याद है तो इसी से हम निकालें। फोर्स कोई भी हो, कहीं से भी हम फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे तो एक ही डायमेंशन आने वाली है, चाहे किसी भी फार्मूले से निकालें। वेलोसिटी की डायमेंशन किसी भी फार्मूले से निकालेंगे वो एल टी माइनस 1 ही आएगी। एक्सीलरेशन की डायमेंशन कहीं से भी निकालोगे एल टी माइनस 2 ही आएगी वो। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें बेटा अगर फोर्स की, तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर m फंडामेंटल क्वांटिटी है लेकिन एक्सीलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अगर हम इसको भी चेंज करें तो v अपॉन टी, अगेन m और t फंडामेंटल है लेकिन वेलोसिटी नहीं है। अगर उसका भी फार्मूला रखें तो d अपॉन टी स्क्वायर। अब अगर बेटा ध्यान से देखें तो m, d और t स्क्वायर तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी में आ गई, यानी अगर हम इसकी डायमेंशन रखें तो m, d की हो गई l और टाइम स्क्वायर यानी टी स्क्वायर। कोई भी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में होगी, अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, यानी नॉमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में हम चेंज करें तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर ये नीचे t की पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या आ गया बेटे, ml t माइनस 2। इजिली हम यहां से वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बेटा। अब ध्यान रहे, जैसे हम और कुछ क्वांटिटी देखें, एरिया। अब एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर भी होता है, एल इंटू बी भी होता है, 4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, वॉल्यूम की उसके लिए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर भी होता है। तो बेटा हमने थोड़ी देर के पहले बताया, हम किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन फाइंड करें डायमेंशन कॉमन ही आएगी। तो अगर हम यहां से निकालें तो पाई तो कांस्टेंट है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। आर यानी एल स्क्वायर है तो एल स्क्वायर, यहां भी कहीं से भी निकालने इसकी कोई डायमेंशन नहीं, वो एल स्क्वायर ही आने वाली है। फिफ्थ, अगर ऐसे हम बेटा वॉल्यूम की निकालें तो वॉल्यूम होता है एल बी एच, दीज आर
फंडामेंटल यानी एल 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 क्यूब आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हम किसी की भी डायमेंशन अगर चाहें, मान लिया एक क्वांटिटी हम ऐसे ले लें, एंगल की डायमेंशन फाइंड करनी है। एंगल का बेसिक फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी लेंथ है, रेडियस भी लेंथ है, तो ये आ गया बेटा डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी यूनिट तो होती है लेकिन बेटा इसकी डायमेंशन नहीं होती है, इसको हम लिखते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, इसको हमेशा लिखा जाएगा कि दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जरूरी नहीं है कि किसी की यूनिट है तो इसकी डायमेंशन होगी, यहां पर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ठीक है, यहां पर इसको हम क्या बोलेंगे, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। अब एक चीज, अगर हम फोर्स की डायमेंशन हमेशा इतना निकाल लिए, जरूरत अगर हमें पड़ी तो फिर से सीख सकते हो कैसे निकालना है। आप किसी भी क्वांटिटी की निकाल सकते हो अगर फोर्स की याद हो, खुद ही देख लो। अगर आपको फोर्स की डायमेंशन ये जो हमने बताई MLT-2 कैसे निकली, आपको क्लियर ही कर दिया। अब बहुत सारी क्वांटिटी की निकाल सकते हैं, जैसे वर्क है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट यानी L, तो क्या आ गया ML2T-2। ऐसे ही अगर हम प्रेशर की फाइंड करें बेटा, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की अगर हमें पता है MLT-2, एरिया यानी L²। फिर से वही बात चेंज करेंगे, पावर सब्सट्रैक्ट है, अगर बेस सेम है तो 1 - 2, ये 1 था, ये ऊपर गया -2, T-2, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या आ गई ML-1 T-2। ऐसे ही अगर हम बेटा किसी की भी सरफेस टेंशन एक क्वांटिटी है, S इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर फोर्स की डायमेंशन है MLT-2, लेंथ की L से कैंसिल MT-2, यानी जैसे अब थोड़े से बड़े पे आए हम बेटा, अगर हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा या 10th में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन फाइंड करनी यानी कैपिटल G, तो कैपिटल G के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फार्मूला ये है F = G m1 m2/r²। तो जिसके लिए डायमेंशन निकालनी है पहले उसके लिए एक फार्मूला लाइए सेपरेट करके, यानी G = Fr² अपॉन m1 × m2। अब आपको अगर F की पता ही है, नहीं पता है कैसे निकालना है, क्लियर कर चुका हूं। MLT-2, R यानी L², M1 यानी M, M2 यानी M, एक M से M कैंसिल हो गया, ये M ऊपर शिफ्ट हुआ तो -1, L ये 1 है, ये 2 है, प्रोडक्ट में पावर ऐड हो गई T-2। हम यहां से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी डायमेंशन फाइंड कर लिए। हम किसी की भी डायमेंशन निकालें, मान लिया हमें फार्मूला पता हो बेटा, जैसे स्ट्रेस है फोर्स अपॉन एरिया, फिर से वही बात, फोर्स की MLT-2, एरिया की L² आ जाएगा, सॉल्व करके ML-1 T-2। यानी पहला स्टेप जो हमारा था कि हम डायमेंशन कैसे निकालें, तो जितनी भी क्वांटिटी है अगर उसका फार्मूला हम आपको बताते चलें तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें उनकी डायमेंशन कैसे फाइंड करनी है बाय यूजिंग 5 क्वांटिटीज। हमारे पास 5 फंडामेंटल हैं, उनकी हेल्प से हम किसी की भी डायमेंशन इजीली फाइंड कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो हम अब इसके अगले स्टेप पर आते हैं, इसका न्यूमेरिकल्स किस तरीके से आता है। ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन पे हम सबसे पहले आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन बेटा, सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन इनका है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी हमें किसी को भी चेक करना हो, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला या फिजिकल फॉर्मूला। ठीक है, कि वो फॉर्मूला करेक्ट है, वो इक्वेशन करेक्ट है, वो रिलेशन करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, हम फिजिक्स से उसे फाइंड कर सकते हैं बेटे। और कैसे कर सकते हैं, देखो इसके लिए हमें 3 पॉइंट अगर क्लियर है, देखो ध्यान से। पहली चीज तो अगर कहीं पर लिखा है a+b किसी भी फॉर्मूले में या a-b, तो जो डायमेंशन इस कंडीशन में a की होगी वही डायमेंशन b की होगी, और वही डायमेंशन बेटा a+b या a-b की होगी। अभी इसे अप्लाई करके हम दिखा रहे हैं। दूसरी चीज, अगर कहीं पर साइन कॉस टैन कुछ भी लिखा होगा तो
तो जो साइन कॉस टैन के बाद लिखा होगा उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। थर्ड, कोई भी एक्सपोनेंशियल, ये ई लेटर नहीं है, लॉग वाला एंटी लॉग वाला एक्सपोनेंशियल है, तो यहां पर एक्स की भी डायमेंशन नहीं होगी, यानी वो भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। यानी फोर्थ पॉइंट हम एक और पढ़ें, जैसे कोई भी इक्वेशन लिखी है, इक्वेशन ऑफ मोशन ही लिखा है, अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो 3 पार्ट है, 1, 2 एंड 3। अगर एक करेक्ट इक्वेशन है, इसका मतलब हर पार्ट की, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, हर पार्ट की डायमेंशन सेम होगी, तभी कोई भी इक्वेशन करेक्ट हो सकता है, अदरवाइज वो इक्वेशन करेक्ट नहीं होगी। तो ये हमें याद रखना है फर्स्ट एप्लीकेशन में। इसके पहले हम 5-6 क्वेश्चंस देखते हैं, तभी ये क्लियर होंगे। एक न्यूमेरिकल पे हम बेटा सबसे पहले आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, चाहे वो जेई की बात करूं, नीट की बात करूं, उसके पहले पीएमटी होता था उसकी बात करूं, AIEEE की बात करूं, या फिर एनी अदर एग्जाम की बात करूं, एनी अदर एग्जाम, आज तक ऐसा कोई एग्जाम हुआ ही नहीं जिस एग्जाम में ये न्यूमेरिकल बेटा पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इज इक्वल टू RT, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B if P is equal to pressure, V is equal to volume, R is equal to gas constant and T is equal to temperature। और हमको A और B की डायमेंशन बतानी है बेटा, ठीक है। A और B यहां पर कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन हमको बतानी है। ध्यान से समझना, अगर आपको डायमेंशन क्वांटिटी की, जैसे हम बात करें प्रेशर की डायमेंशन अभी हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज ml-1 T-2। वॉल्यूम की भी पता है हमको L3, इन दोनों की हमको कोई जरूरत यहां पर अभी नहीं पड़ेगी। तो ये डायमेंशन कैसे निकालते हैं, ये हमने आपको अभी तक 10-15 मिनट में यही चीज समझाई कि किसी की भी डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो कोई भी सिंगल क्वांटिटी हो, उसकी डायमेंशन तो हम बाय यूजिंग फार्मूला फाइंड कर लेंगे। लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे जिनकी डायमेंशन हम बाय यूजिंग फार्मूला नहीं फाइंड कर सकते, बल्कि हमें इनके एप्लीकेशन को यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें बात करी हमने यहां पर कि अगर कोई क्वांटिटी ऐड हो रही है या कोई क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट हो रही है, फार्मूले के किसी भी पार्ट में एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा, वी कैन अप्लाई दिस एप्लीकेशन बेटा। अब यहां पर देखिए ध्यान से, V माइनस B हो रहा है, यानी जो डायमेंशन V की होगी वही डायमेंशन B की होगी, यानी B की डायमेंशन क्या आ गई, वॉल्यूम यानी L3। एक पार्ट आपके क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है, B की डायमेंशन मिल गई, दैट इज L3। दूसरी बात, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, यानी जो डायमेंशन P की वही A अपॉन V स्क्वायर की। बेटे तो A की डायमेंशन आ गई P इंटू V स्क्वायर, P की डायमेंशन आपने लिख रखी है वहां पर ml-1 T-2, वॉल्यूम होता है L3 और उसका स्क्वायर करेंगे, यानी ये, तो 3 2 जा 6, 9 मत कर देना, यानी ये 6 और ये -1 मिलके कितना हो गया, 5 T-2। A की भी डायमेंशन आ गई बेटे और B की भी डायमेंशन आराम से आ गई। अगर हमको ये एप्लीकेशन पता है, देन वी कैन फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B बाय यूजिंग दिस वंडर वॉल इक्वेशन, ठीक है। आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और है, जैसे ऐसा लिखा हो F इज इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस BX प्लस C, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ C इफ F इज इक्वल टू फोर्स, और फोर्स की डायमेंशन हमें ऑलरेडी पता है ml-T-2, X इज इक्वल टू डिस्टेंस L एंड T इज इक्वल टू टाइम, टाइम की T, दिस इज गिवन। यानी ये आपको F, X और T गिवन है कि F इज फोर्स, X इज टाइम एंड T इज X इज डिस्टेंस, T इज टाइम, ये दिया है। और हमें डायमेंशन बतानी है बेटा A की, B की और C की। तो अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखी यहां पर, अगर किसी इक्वेशन कोई लिखी है उसमें जितने पार्ट होते हैं सारे पार्ट की डायमेंशन सेम होती है। अगर हम उस पर बात करें तो इस इक्वेशन में बेटा कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, यानी डायमेंशन ऑफ F इज इक्वल टू
AT स्क्वायर और F की डायमेंशन क्या है MLT-2, यानी A की डायमेंशन आ गई MLT-2 अपॉन टी स्क्वायर, नीचे आना है ये आया और ऊपर शिफ्ट होके क्या हो गया MLT-4, ये आ गई आपकी डायमेंशन ऑफ A। सिमिलरली जो डायमेंशन F की है वही BX की है और F की डायमेंशन आ गई MLT-2, तो B की डायमेंशन होगी बेटा MLT-2 अपॉन X यानी L से L कैंसिल हो गया MT-2। आपका इसी तरीके से जो डायमेंशन F की होगी वही C की होगी, यानी वो भी आ गया MLT-2। हमारे पास A B C तीनों क्वांटिटी की डायमेंशन निकल गई। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बेटा ये जितने भी न्यूमेरिकल्स अभी हम कर रहे हैं ये सब आप बुक पलटोगे तो किसी न किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछे हुए ही मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, जैसे अगर आपका लिखा है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यहां पर बेटा क्वेश्चन में गिवन है t आपका टाइम है, x आपकी डिस्टेंस है यानी डिस्प्लेसमेंट है, a आपकी वो भी डिस्टेंस है, एम्पलीट्यूड बोला जाता है, वो भी डिस्टेंस ही है, y भी डिस्टेंस y एक्सिस पर है। ये आपको दिया है और आपको बतानी है डायमेंशन ऑफ ओमेगा एंड डायमेंशन ऑफ k। तो सबसे पहले अभी हम लोगों ने यहां पर बात करी इस पिछले स्लाइड में कि अगर साइन कॉस या टैन कॉस कॉट कोसिक टेग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ कुछ भी लिखा है यानी उसकी डायमेंशन नहीं होती है, यानी बेटा ओमेगा टी प्लस के एक्स की डायमेंशन नहीं होगी M0 L0 T0। और अभी हम लोग पिछली स्लाइड में यही देखे हैं कि कहीं पर भी अगर दो क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, दो क्वांटिटी को हम ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो जो उनकी डायमेंशन होती है वही हमारे रिजल्टेंट की भी डायमेंशन होती है बेटा। यानी जो डायमेंशन हमारी ओमेगा टी प्लस के एक्स की है वही डायमेंशन हमारी ओमेगा टी की भी होगी, यानी M0 L0 T0, और वही डायमेंशन हमारी के एक्स की भी होगी M0 L0 एंड T0। तो बेटा यहां से ओमेगा इज इक्वल टू आ गया M0 L0 T0 अपॉन ओमेगा टी की डायमेंशन है t यानी t पावर -1। यहां पर k इज इक्वल टू आ गया M0 L0 T0 अपॉन x की डायमेंशन है l यानी आ गया l की पावर -1। हमारे पास ओमेगा और k दोनों की डायमेंशन इजीली हमने फाइंड कर ली बाय यूजिंग बेसिक कॉन्सेप्ट। पहले यहां पर जो डायमेंशन इसकी थी फिर सेपरेटली उनकी डायमेंशन भी कॉमन होगी, वहां से हमें निकल गया। ठीक है, अब हम थोड़ा अगले एप्लीकेशन पे आते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2। ठीक है, फॉर डेराइव या डेरिवेशन, कोई भी फार्मूला हमें डेराइव करना हो तो हम डायमेंशनली डेराइव कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि एक सर्कुलर पाथ है, अब सर्कुलर पाथ पर एक मास है m, l लेंथ है और ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है पार्टिकल यूनिफॉर्म से, तो इस पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स लगेगा उसका फार्मूला क्या होगा। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर फार्मूला। वैसे तो हम बाद में निकालेंगे ही, फार्मूला mv²/r होता है, F इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv²/r। अब हमें कैसे निकालना है वो ध्यान से समझना है। सबसे पहला तरीका जिसके लिए फोर्स निकालना, जैसे यहां पर फोर्स निकालना था F के लिए, F लिखे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाए। F किस पे डिपेंडेंट था बेटा, मास पर, वेलोसिटी पर और लेंथ पर। तो 1 बाय 1 लिखते जाएंगे, मास की पावर x, वेलोसिटी की पावर y, l की पावर z। यानी ये डिराइव करने का तरीका है। कोई भी रिलेशन फिजिक्स में मुझे फाइंड करना हो बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस वी कैन फाइंड। तो f की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर x, अब प्रोपोर्शनल साइन रिप्लेस करते हैं बेटे, कांस्टेंट लगा दिए k, m की पावर x, v की पावर y एंड l की पावर z। इसको हमने अज्यूम कर लिया बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहां पर अभी हम बताएंगे इस कॉन्सेप्ट से आपके नीट और जेई में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो डायमेंशन लिखेंगे, इसके बाद का कॉन्सेप्ट होता है बेटा राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड,
अगर दोनों साइड की डायमेंशन लिखे एफ, एफ यानी डायमेंशन क्या है mlt माइनस 2। के की कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि न्यूमेरिक कांस्टेंट है। m से हो गया मास पावर x, वेलोसिटी की डायमेंशन है lt माइनस 1 पावर y, l है लेंथ पावर z। अगर इसको हम बेटा एक साथ रखें mlt माइनस 2, अब क्या है m की पावर, ये मैं अकेले ही m की पावर x, l यहां भी है यहां भी है, यहां l की पावर है y और यहां है z, मल्टीप्लीकेशन में है पावर ऐड हो गई t की पावर माइनस y। यहां ध्यान से देखो। अब बेटा अगर हम ध्यान समझे, इसके बाद का स्टेप होता है कंपेयरिंग पावर। कंपेयरिंग पावर, अब अगर हम पावर कंपेयर करें, ध्यान से देखो, यहां m की पावर x है, यहां m की पावर 1 है बेटा, ये 1 लिखा है, तो x इज इक्वल टू सीधे आ गया 1। यहां l की पावर y प्लस z है, यहां l की पावर 1 है, यहां पर t की पावर माइनस y है, यहां पर माइनस 2 है, सॉरी ये कितना है t की पावर माइनस y, हाँ, तो यहां से y इज इक्वल टू बेटा आ गया आपके पास 2, और यही यहां पर रख दें अगर हम, तो z इज इक्वल टू आया 1 माइनस वाई, यानी 1 माइनस 2 माइनस 1। हमें x भी मिल गया, हमें y भी मिल गया, हमें z भी मिल गया। हम इन तीनों वैल्यूज को यहां पर पुट कर दें, देन वी गॉट f इज इक्वल टू k, m की पावर x यानी 1, v की पावर y यानी 2, l की पावर z यानी माइनस 1। किसी की पावर अगर माइनस 1 होती है तो नीचे आ गया l। अब यहां लेंथ लिए थे l, तो वही रेडियस हो गई, और बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 1 आ जाती है, उससे हमें मतलब नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटली होता है, वो डायमेंशन एनालिसिस से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम यहां पर फार्मूला डिराइव कर लिए। फिर से मैं तरीके को एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिसके लिए फार्मूला डिराइव करना है वो क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/1, जिस पे डिपेंडेंट है, लिखते जाएंगे पावर एक एक कांस्टेंट लगा के। वो हम अज्यूम कर सकते हैं XYZ ले लो, MNP ले लो, ABC ले लो, PQR ले लो, अल्फा बीटा गामा ले लो, यू आर फ्री, यू कैन टेक एनी अदर कांस्टेंट ऑल्सो, ठीक है। आप किसी को भी यहां पर यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है बेटा। अब इसके न्यूमेरिकल्स कॉम्पिटिटिव में कैसे पूछे जाते हैं, जैसे एक क्वेश्चन आ गया, ये कॉम्पिटिटिव का ही क्वेश्चन है कि इफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड आर फंडामेंटल क्वांटिटी, जाके उठा के देख लेना PYQ में सीधे लिखा होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। उन्होंने बोल दिया वैसे तो फंडामेंटल क्वांटिटी मास होती है, लेंथ होती है, टाइम है, लेकिन इन्होंने बोला कि अज्यूम कर लीजिए कि अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी हो तो हमारे मास की डायमेंशन क्या होती। यानी मास का डायमेंशन किसके फॉर्म में निकालना है, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम के फॉर्म में निकालना है। यानी जो मास का डायमेंशन आएगा बेटा वो इस तरीके से कुछ आएगा, f की पावर x, v की पावर y एंड t की पावर z। अभी यही हमें नहीं पता है कि x, y और z होगा क्या, तो उसको निकालने के लिए जैसे अभी हम फार्मूला कर रहे थे, पावर उसकी x, y, z लिख रहे थे, यहां पर हमने मान लिया कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, अज्यूम कि दैट कि ये फंडामेंटल है, तो उसको ऐसे करेंगे। अब यहां पर पुराना तरीका, दोनों साइड की डायमेंशन लिख लो, तो m की डायमेंशन होती है m, वहां कांस्टेंट का भी लफड़ा नहीं, f की डायमेंशन है mlt माइनस 2, उसकी पावर है x, वेलोसिटी है lt माइनस 1 की पावर y, टाइम है t की पावर z। अगर यहां पर कुछ नहीं है बेटा तो m lt नहीं है तो l0 t0, यहां एक साथ लिखें m की पावर x, l यहां भी है x, यहां है y, t यहां भी है माइनस 2x, यहां है माइनस y, यहां पर है प्लस z। हमारे पास आ गया, आप पावर कंपेयर कर लें बेटा, x यहां पर m की पावर है 1, तो x इज इक्वल टू आ गया 1, l की पावर है यहां पर x प्लस y, यहां नहीं है यानी 0, तो y इज इक्वल टू बेटा माइनस x, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस 1। यहां t की पावर है बेटा माइनस 2x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू 2x प्लस y, यानी z इज इक्वल टू 2x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू माइनस 1, यानी 2 माइनस 1, z आ गया 1। हमें x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई और z की भी वैल्यू मिल गई। इन वैल्यूज को हम यहां पुट कर दें, देन वी गॉट डायमेंशन ऑफ मास, f की पावर x, x यानी 1, v की पावर y यानी माइनस 1,
टी की पावर जेड यानी टी। आज जाके देख लेना, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हिट एंड टैल लगाने की जरूरत नहीं है। बाय यूजिंग दिस एप्लीकेशन वी कैन फाइंड एनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन डायमेंशन। ठीक है, जैसे एक और हम बात करें इसी तरीके से आया, E फॉर एनर्जी, V फॉर वेलोसिटी एंड टाइम आर फंडामेंटल, then find dimension of surface tension। ठीक है, अब सरफेस टेंशन की डायमेंशन एफ, वी और टी के टर्म में निकालना है, यानी वो क्वांटिटी क्या हो सकती है, ई की पावर एक्स, वी की पावर वाई, टी की पावर जेड। यानी हमें सेम मेथड से एक्स, वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। एस अभी हम पीछे बता चुके हैं, एस यानी सरफेस टेंशन, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम टी माइनस टू। एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू की पावर x, वेलोसिटी है एल टी माइनस वन की पावर y, टाइम है टाइम की पावर z। अब अगर एक साथ लिख लें बेटा, m l नहीं है तो 0, t की पावर माइनस टू, यहां पर m अकेले है m की पावर x, यहां पर l है 2 है तो 2x प्लस वाई, t की पावर यहां पर है माइनस 2x माइनस वाई प्लस z। पावर कंपेयर करें, यहां x यहां 1, यानी x इज इक्वल टू 1, एक कांस्टेंट आ गया। L की पावर है 2x प्लस वाई, यहां कुछ नहीं है 0, यानी y इज इक्वल टू माइनस 2x, x की वैल्यू 1 रख दिया तो y आ गया माइनस 2। t की पावर है माइनस 2x माइनस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z आ गया 2x प्लस वाई। अगर हम वैल्यू पुट करें 2x की जगह 1 प्लस वाई भी माइनस 2 है, z आ गया 0। यानी s की जो डायमेंशन आएगी बेटा, e की पावर x यानी 1, v की पावर y यानी माइनस 2, z 0 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो t की पावर 0। ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स जो आपको खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिलेंगे, वी कैन फाइंड बाय यूजिंग दैट मेथड। ठीक है, अब जैसे ऐसे ही एक न्यूमेरिकल हमको पीवाईक्यू का और दिख गया, लिखा है कहीं पर एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, 100 जूल, फोर्स इज इक्वल टू, ये 1000 जूल कर दें, फोर्स इज 100 न्यूटन, 100 न्यूटन, और वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मास, लेंथ एंड टाइम। अब ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में आ गया तो आप लगोगे फार्मूला ढूंढने की, कोई फार्मूला लगेगा, बल्कि हम ऐसे न्यूमेरिकल जहां हमको कुछ ना समझ में आए कौन सा फार्मूला लगाना है, उसको हम डायमेंशनली भी सॉल्व कर सकते हैं। जरा देखो, 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन होती है भैया ml2t माइनस 2, इसको मान लो इक्वेशन 1। फोर्स की डायमेंशन होती है mlt माइनस 2, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। अगर हम पहले बेटा 1 से 2 को डिवाइड कर दें, 1 से 2 को, तो क्या होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 100, राइट हैंड साइड हो जाएगा इसका ml2t माइनस 2 डिवाइडेड बाई mlt माइनस 2। m से m कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, एक एल से एल कैंसिल, 0 0 खत्म, एल आ गया 10 मीटर। एक पार्ट सॉल्व हो गया, देख लो ध्यान से। अब यही एल की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू एल की जगह पर 10 टी की पावर माइनस 1, यानी 10 अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 सेकेंड। एक पार्ट ये भी आ गया। अब किसी एक में रख दो, मान लो इसी में रख दिया, 100 इज इक्वल टू एम, एम की वैल्यू बची है अभी निकालने को, एल की वैल्यू आई है 10 और टी की पावर माइनस 2, यानी 1 की पावर माइनस 2, ऐसे भी 1 की पावर कुछ कर दो उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। एम इज इक्वल टू आ गया बेटा 10 किलोग्राम। यानी हम कभी अगर कोई फार्मूला ना समझ में आए तो हम उनके भी न्यूमेरिकल्स को डायमेंशनली आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन होता है बेटा यूनिट सिस्टम, कन्वर्ट यूनिट सिस्टम, कन्वर्ट यूनिट सिस्टम। जैसे हम बात करें कि 5 न्यूटन में कितने डाइन, चूंकि न्यूटन हमारा
एसआई यूनिट यानी एमकेएस सिस्टम में है, डाइन हमारा सीजीएस सिस्टम में है। तो अगर हम डायमेंशनली कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? पहले तो पता हो कि वो कौन सी क्वांटिटी का यूनिट हम कन्वर्ट कर रहे हैं, उसकी डायमेंशन पता हो, जैसे न्यूटन हो या डाइन हो। तो न्यूटन के लिए हम 1 ले रहे हैं, m1 L1 T1 की पावर -2, और डाइन यानी 2 ले रहे हैं, m2 नहीं ले रहे हैं, ये समझना है। जो गिवन होगा वो 1 है, जो अननोन होगा वो 2 है। तो हमने फोर्स की यूनिट है दोनों, न्यूटन एमकेएस में है, डाइन सीजीएस में है, तो दोनों के लिए डायमेंशन वही होती है। न्यूटन वाले को 1 ले लिया, डाइन वाले को 2 ले लिया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे n1, अब ये इसकी डायमेंशन लिखें m1 L1, ये आ गया T1 की पावर -2, n2 m2 L2 T2 की पावर -2। बेटा n2 हमें कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो m1 यही रहेगा, m2 नीचे आ गया, यानी m2 L1 यही रहेगा, L2 नीचे आ गया, T1 यही रहेगा, T2 नीचे आ गया कि पावर -2। अगर हम ध्यान से देखें n1 की वैल्यू है 5, m1 हमारा एसआई यूनिट एमकेएस में है यानी केजी है, m2 ग्राम में है, L1 मीटर में है, L2 सेंटीमीटर में है, T1 सेकंड में है, T2 भी सेकंड में है। ये तो कैंसिल हो गया। 5 1 किलोग्राम में कितने ग्राम? तो आंसर होगा 10 की पावर 3। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 10 की पावर 2। ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपका n2 आ गया 5 × 10 की पावर 5, यानी 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं, तो 5 न्यूटन में 5 × 10 की पावर 5 डाइन होंगे। ये 3 एप्लीकेशन है। कभी स्कूल एग्जाम में बेटा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज लिमिटेशन, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये मान के चलिए कि अगर कोई क्वांटिटी में वेरिएबल 3 से ज्यादा हैं, 4-5 हैं, तो उनके फार्मूलों को हम डायमेंशनली डिराइव नहीं कर सकते। किसी फार्मूले में sin x, cos x, tan x एक्सपोनेंशियल है, तो उनके भी फार्मूलों को हम डिराइव नहीं कर सकते। दिस इज द लिमिटेशंस। तो बेटा ये आपकी ड्यूटी है। हमने एक टॉपिक अभी आपके क्लास 11th का आज कवर किया है, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल एनालिसिस। आप डायमेंशन से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल नीट में पूछा हो, जेई में पूछा हो, या फिर एडवांस तक में भी अगर पूछा गया है, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, इससे बाहर का कुछ नहीं लगेगा। आप अभी घबराओगे जब डायमेंशन के चैप्टर ओपन करोगे किसी भी बुक में, तो कई क्वांटिटी देख के सोचोगे कि इसकी कैसे निकलेगी। उनके फार्मूले आपको नहीं पता है, आपको बस ये डिसाइड करना है, ये सिक्योर करना है, क्या मुझे इसके फार्मूले पता होते तो मैं इस क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल लेता। उन क्वांटिटी को हमें फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है, उनसे घबराना नहीं है। वो धीरे धीरे जैसे आप क्लास 12 तक पहुंचोगे तो सारे फार्मूले आपको पता चल जाएंगे, बस प्रोसेस पता हो कि कैसे हमें डायमेंशन निकालनी है। अभी जो आप 11th में एग्जाम्स देते हैं उनमें 11th की क्वांटिटीज के ही डायमेंशन पूछे जाते हैं, जिस तरीके की फार्मूले वैल्यूज हमने अभी यूज करी है। ठीक है, तो आप बने रहें। फिर से वही बात, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को पहली बार, हमारे वीडियोज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करना ना भूलें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। आगे आने वाले टाइम में ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश है कि आपके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करूं, नया करूं, जिससे आप कुछ सीखो, आपका कुछ भला हो सके। ठीक है, बदले में बस इतनी सी गुरुदक्षिणा कि वीडियोज को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।